जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया उसको हम लास्ट में बस 1-2 मिनट के अंदर एक ब्रीफ हल्का सा रिवीजन करवा देते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या था, पहला नंबर, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, किसी तरह से वो 6 प्रॉपर्टी रिवाइज कर देना है। तो सबसे पहला नंबर प्रॉपर्टी क्या था कि अगर किसी डिटरमिनेंट का हर एक रो 0 0 0 हो जाए और ये कुछ भी हो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कुछ भी हो तो आंसर 0 हो जाएगा। ना किसी डिटरमिनेंट का कोई एक रो चाहे किसी एक कॉलम का हर एक एलिमेंट 0 हो जाए तो आंसर 0 हो जाएगा। सेकंड नंबर, अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई भी 2 रो का एलिमेंट या कोई भी 2 कॉलम का एलिमेंट अगर बराबर हो जाए, जैसे ये 5 5 5 और यहाँ पे 2 3 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे फिर से 5 5 5 हो जाए, या इसको 1 1 1 भी लिख देते हैं, इस पूरे का आंसर 0 हो जाएगा। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट का अगर कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम का एलिमेंट सेम हो जाए, अच्छा यहाँ पे तो सेम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो 5 5 5 है और यहाँ पे 1 1 1 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 0 कैसे हो रहा है? इसका आंसर 0 ऐसे हो रहा है क्योंकि एक और प्रॉपर्टी था हमारे पास कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। जैसे इसको 0 लिखने के पहले अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा 5 लिखा हुआ है और इसको भी अगर 5 बना दिया जाए, उसके लिए हमको इस पूरे में 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड कर देते हैं और इसके अंदर में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से ये दोनों सेम हो गया और दोनों के सेम होने से आंसर कितना हो गया? 0। और चूंकि बाहर में 5 बैठा हुआ है तो 0/5 कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। आ रहा होगा सबको समझ में? अच्छा, ये तो 2 प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, किसी भी डिटरमिनेंट में कि किसी एक रो में किसी दूसरे रो के सारे एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 6 1 लिखा हुआ है, 1 0 1 लिखा हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा सबको। जैसे कोई जरूरी नहीं कि एक बार में ही सबको याद हो जाए प्रॉपर्टी, ये सब बार बार लिखना पड़ेगा तब जाके याद होगा। और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसे ये बोला जाता है कि किसी एक रो में किसी दूसरे रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़े या घटा दे तो उसका आंसर अनइफेक्टेड रहता है। एक बार अपने मन से कोई एक एग्जाम्पल लीजिए, उसमें किसी एक रो में मल्टीप्लाई करिए नंबर का, पहले तो इसका आंसर निकालिए, देखिए क्या आता है, और फिर इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे में जोड़ के या माइनस करके फिर उसका आंसर निकालिए और देखिए क्या आता है। अगर दोनों से सेम आंसर आता है तो समझ में आ जाएगा और इस तरह से पढ़ने से ज़्यादा लंबे टाइम तक याद भी आएगा। एक बार इसको दिखा देते हैं। जैसे अगर हमको इसका आंसर फाइंड आउट करना है तो 1 × 6 - 0 6 - 0 इक्वल्स टू, सॉरी, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा इसके लिए 2, और जब 2 लिखते हैं तो 5 1 जा 5 माइनस 1 1 जा 1 हो जाएगा। और फिर ये जो लास्ट हो रहा है 3, इसके लिए 5 × 0 0 और 1 × 6 6 हो जाएगा। इसका मतलब 6 1 जा 6, 4 2 जा -8 एंड 3 - 6 -18 हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा -2 -20 हो जाएगा। जैसे मेरा जो भी मन करे, चाहे जो भी ये वीडियो देख रहा है, कोई भी स्टूडेंट जो भी कॉपी या पेन लेके बैठा हुआ हो, वो अपने मन से अभी जैसे मेरे मन में आ रहा है कि मैं इस थर्ड रो में 3 का मल्टीप्लाई करके इसको सेकेंड रो में जोड़ दूँ और फिर उसका आंसर फाइंड आउट करूँ। तो इसका आंसर पहले तो 1 2 3, अच्छा मैं करने क्या जा रहा हूँ इसमें, ये जो रो सेकेंड है इसमें चेंज करने जा रहा हूँ। रो 2 में सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 3 टाइम्स ऑफ रो 3। इसका मतलब सिर्फ रो 2 में चेंज हो रहा है, रो 3 में चेंज नहीं हो रहा है, रो 1 में चेंज नहीं हो रहा है। तो हमको रो 1 को एज इट इज कॉपी कर देना, 1 2 3। अच्छा, रो 2 में चेंज क्या हो रहा है कि इसके 3 गुने को इसमें से माइनस किया जा रहा है, इसका 3 टाइम्स 3 और 3 को अगर 5 से माइनस करते हैं तो आंसर होगा 2। 3 टाइम्स 0, इसमें से माइनस करेंगे 6, 3 टाइम्स 3 और 1 में से 3 माइनस होगा तो आंसर होगा -2। लेकिन रो 3 में तो कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा 1 0 1। अच्छा, अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1 ब्रैकेट में 6 1 जा 6 एंड -0 × -2 0 हो जाएगा। फिर सेकंड वाले एलिमेंट के लिए माइनस साइन आता है 2, और जब 2 लिखते हैं तो 2 1 जा 2 -1 × -2 -2, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो +2 हो जाएगा।
ये प्रैक्टिस जरूर करना है। जो भी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज सब डिटर्मिनेंट के फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें स्पीड बनना चाहिए, ठीक है। और लास्ट वाले के लिए 3 टाइम्स ऑफ, ये पूरा वैल्यू आएगा तो 0 - 6, ठीक है। तो ये 6 बन गया 6, 4 2 8 एंड माइनस का 18 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए यहाँ पे 6 - 8 - 18 सेम आ गया, तो आंसर कितना आ जाए -20 आ जाएगा। तो ये था थर्ड प्रॉपर्टी। सेम कॉलम के लिए भी किया जा सकता है, मतलब किसी भी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को जोड़ा या घटाया जा सकता है, उससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनइफेक्टेड रहता है। अच्छा, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या था? फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी ऐसे है कि किसी भी डिटर्मिनेंट, इसको बोर्ड पे लिख के नहीं बताते हैं। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी इस तरह से है कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वो किसी एक रो के पूरे एलिमेंट में या किसी एक कॉलम के पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा का मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू है। मतलब किसी अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 25 एंड 15, यहाँ पे 2, 6, मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट को ऐसे सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि नंबर्स बड़ा बड़ा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। और कौन सा प्रॉपर्टी? हालांकि उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, वो प्रॉपर्टी जिसमें कि हम किसी एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं, किसी नंबर्स को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट रो से 5 को कॉमन लिया जा सकता है, तो 5 को बाहर निकाल लेते हैं। उसी तरह से सेकेंड रो से 2 को कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे 1 5 3 लिखा जाएगा, 5 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हुआ तो 1 3 2 लिखा जाएगा और फिर लास्ट में 1 2 3 आ गया, ठीक है। अगर ये और ये दोनों सेम होता है, यहाँ पे 3 2 हो गया, यहाँ पे 2 3 हो गया, अगर ये भी 2 3 होता है तो आंसर यहाँ पे 0 लिख देते हैं क्योंकि इसका दोनों सेम हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे सेम नहीं हुआ तो इसको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना कंपेयर टू इसका वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा सिंपल हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये है प्रॉपर्टी कि किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से हम किसी भी नंबर को कॉमन ले सकते हैं, उसी तरह से नंबर्स को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज बताया गया था। किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग अगर ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें 1 2 3 0 1 2 -1 3 4 लिखा हुआ है, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का मतलब है कि इसका हर एक रो मतलब रो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज हो जाता है। पहला रो पहले कॉलम में चला जाएगा, मतलब ये 1 0 -1 पहले कॉलम में लिखा जाएगा, 1 0 -1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिखा जाएगा, 2 1 3 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में लिखा जाएगा 3 2 4। ये पहले पढ़ाया हुआ है, जो लोग पहले पढ़े हुए उनको ये पता होगा। तो इसमें प्रॉपर्टी कैसे काम करता है कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, दोनों से सेम आंसर आता है। याद रखना है, फिर से रिपीट कर देते हैं। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, दोनों से सेम आंसर आता है। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी ऐसे था कि जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 × 2 + 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, जैसे ऐसे बताते हैं इसको। एक एग्जांपल लेके 5, या इसको एग्जांपल से बताया जाएगा, अभी ऐसे अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसको एग्जांपल के थ्रू बताया जाएगा, ठीक है। तो अब ये सारा प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज हो गया। अब इस पे कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन करवा देते हैं, उससे कि समझने में आसानी हो जाएगा। जब बड़ा क्वेश्चन कराया जाएगा तो उससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, उसको यहाँ पे जैसे using
यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड या इवेलुएट लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में, इवेलुएट 1 1 1 a b c b plus c c plus a and a plus b। डिटर्मिनेंट बहुत ही आसान चैप्टर है, बस हल्का सा प्रैक्टिस करने का जरूरत है। अब देखिए बनाते बनाते समझ में आएगा कि हर एक क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। अब जैसे इसका कुछ रूल होता है, जैसे हम लोग 6 प्रॉपर्टीज पर हैं, वो समझ में आएगा क्वेश्चन बनाते बनाते कि किस क्वेश्चन में जाके हमको किस तरह से अप्लाई करना है, कौन से प्रॉपर्टीज का। ये कोई प्रॉपर्टीज नहीं है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। यहाँ पे ऐसे फॉलो करना है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई एक कॉलम या कोई एक रो पूरा 1 हो जाए, अगर पूरा 1 हो जाए तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट को हम किसी भी एक रो या एक कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। तो जब यहाँ पे 1 1 1 बना हुआ है तो हम क्या करते हैं, किसी दो को 0 बना दें। ये रूल याद रखना है कि अगर कोई एक रो चाहे एक कॉलम अगर पूरी तरह से 1 हो तो किसी भी दो जिसमें 1 1 1 ऑलरेडी बना हुआ है, इसके किसी भी दो एलिमेंट को 0 बना देना। और 0 बनाने का क्या तरीका होगा, तो किसी भी एक रो को पकड़ के बाकी दोनों में से माइनस कर लेना। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे वो काम नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 दिख रहा है हमको। अगर हम इस पूरे कॉलम को इस पूरे कॉलम में ऐड कर दें, मीन्स इफ कॉलम 2 इज एडेड टू कॉलम 3 देन दिस नंबर बिकम्स, दिस अल्फाबेट बिकम्स a प्लस b प्लस c। यहाँ पे b का कमी है, ये ऐड होकर b प्लस c प्लस a बना देगा, और इसमें c का कमी है जो कि इसको ये पूरा कर देगा। इसका मतलब कि अगर C3 कॉलम 3 इज चेंज टू C3 प्लस C2, ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि कॉलम 1 में हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो 1 1 1 कॉपी हो जाएगा। इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ तो A B C लिखा जाएगा, और क्योंकि इसको इसमें ऐड किया जा रहा है तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C, ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C, ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से बताया जा रहा है, यहाँ पे सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अब इसमें दिख रहा है कि ये जो थर्ड कॉलम है इसमें A प्लस B प्लस C कॉमन है, तो अगर कॉमन है तो पूरे में से कॉमन लिया जाता है। यूजिंग प्रॉपर्टी कॉमन ले सकते हैं हम किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से। अगर सेम नंबर्स या अल्फाबेट्स कॉमन हो रहा है तो हम लोग उसको कॉमन निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। अगर इसमें से A प्लस B प्लस C कॉमन लेते हैं तो A प्लस B प्लस C बाहर आ जाएगा और अंदर में बन जाएगा 1 1 1, ये बन जाएगा A B C और लास्ट में बन जाएगा 1 1 1। ऐसा करने से क्या होगा, दो कॉलम सेम हो गया और दो कॉलम सेम होने से आंसर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब A प्लस B प्लस C इंटू में बराबर कितना हो जाएगा 0। आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A, B, C are in AP, then evaluate x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus 3, x plus 4, x plus 5, x plus 2a, x plus 2b and x plus 2c। इस तरह से पढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत इन द सेंस कि जैसे क्लासरूम में जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो सामने वाला का एक्सप्रेशन से पता है, सामने वाले जो भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वहाँ पे तेज बताना भी पॉसिबल होता है। लेकिन इस तरह से जब हम लोग पढ़ा रहे हैं, सामने कोई नहीं बैठा हुआ है, तो हमको खुद ये समझना होता है कि जो भी हम लोग बता रहे हैं वो इस तरह से बताया जाए कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हम बता रहे हैं वो अच्छे से सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आए
तो वीडियो को रिवाइज करके फिर से रिकैप करके दोबारा से देख के उसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा जब वीडियो आप देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एक और इससे भी बड़ा एक और दिक्कत है कि हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि कौन सामने वाला अपना गियर चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं कृपया नहीं करें और चुपचाप पढ़ाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को इवेलुएट करना है और इवेलुएट करने से पहले हमको इस कंडीशन पर भी ध्यान देना है। ये जो A, B, C है ये AP में लिखा हुआ है। AP में लिखने का मतलब क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, अगर ये पूरा तीनों नंबर AP में है, AP में होने का मतलब बीच वाले नंबर का डबल दोनों अगल बगल वाले नंबर के सम के बराबर है। इसका मतलब ये AP को स्ट्रेट हो जाएगा। तो सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये बीच वाला नंबर 2 टाइम्स ऑफ B विल बी इक्वल टू A प्लस C। इसका मतलब कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर हमको कहीं भी 2B दिख जाए उसके जगह पे हम लोग A प्लस B C पुट कर सकते हैं, सॉरी 2B के जगह पे A प्लस C पुट कर सकते हैं। अब जैसे हमको सोचना है कि इसमें क्या करें कि क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस पूरे नंबर को एक साथ ऐड कर देते हैं। या हमको यहाँ पे 2B दिख रहा है तो 2B की जगह पे हम लोग कितना पुट कर सकते हैं, A प्लस C। तो यहाँ पे A प्लस C पुट किया जा रहा है। ये एक स्टेप गायब कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जब एग्जाम में इसको बनाएंगे तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2B इक्वल्स टू A प्लस C इन रो 2, उसके बाद ये लिखना है। अच्छा, अब किया क्या जा सकता है कि अगर इस दोनों को हम लोग ऐड कर दें, इसको अगर ऐड कर दें तो ये कितना बन जाएगा 2x, और इस दोनों को ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा 2A प्लस 2C। और हमको दिख रहा है कि इस दोनों को ऐड करने से इसका ये डबल आ गया, इसका डबल यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ध्यान देना, फिर से रिपीट करते हैं इसको। ये सोचना पड़ेगा स्टार्टिंग में और क्वेश्चन बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। जैसे बहुत लड़का को लगता है सर हमको कैसे आएगा, सर आपको पहले से पढ़ाया हुआ है, आपका तो पहले सब कुछ रटा हुआ आपको आता है, तो हमको कैसे आएगा धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा है हमको कि ये और ये ऐड करने पे बना 2x और ये बना 2a प्लस में 2c। ये जो नंबर आया जो इस दोनों को ऐड करने से आया वो इसका डबल है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे रो 2 में ये जो सेकेंड रो है इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से घटा देते हैं रो 1 प्लस रो 3 को। याद है ना प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड कि किसी भी रो में से किसी दूसरे रो को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो वहाँ पे ये बताया जाता था कि रो 1 में से रो 3 को घटा सकते हैं या रो 2 में से रो 1 को घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि रो 2 का 2 टाइम्स करके बाकी दोनों रो को जोड़ के उससे माइनस करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। रो 2 का मतलब ये है चेंज हो रहा है रो 2 में, रो 1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं। एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 2 है। रो 3 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 2c। अब हमको करना क्या है रो 2 में, रो 2 का डबल करना है। ये स्टेप मन ही मन करना है। अभी यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं आपको साइड में, रो 2 का डबल मतलब 2x प्लस 6, इसका डबल हो गया और इसमें से माइनस करना है इस दोनों का सम। इस दोनों का सम कितना होगा 2x एंड प्लस 6। अच्छा, ये दोनों सेम हो गया तो इकट्ठे कितना हो जाएगा 0। उसी तरह से सोचिए इसका डबल कितना होगा 2x प्लस का 8, इसमें से हमको माइनस कर देना है इस दोनों के सम को, मतलब 2x प्लस 8। इसका मतलब ये भी 0 हो गया, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ एक छोटा सा प्रॉपर्टी लगाने से ये पूरा जो इतना बड़ा क्वेश्चन था, जिसको कि अगर हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वो लंबा वाला प्रोसेस है, ए वो माइनस वो फिर माइनस वो, तो उससे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता। और एक छोटा सा स्टेप हम लोग एक छोटा सा प्रॉपर्टी लगा के, जैसे ही ये छोटा सा प्रॉपर्टी लगा ये सेकेंड रो पूरा का पूरा 0 बन गया। और हमको पता है कि किसी भी एक रो में अगर हर एक एलिमेंट 0 हो जाए तो उस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर कितना हो जाता है 0। यहाँ पे हम हर एक चीज़ नहीं लिख रहे होंगे, हम ये मान भी चलते हैं कि आप लोग सब कोई 12th क्लास में हैं और आप सबको इतना नॉलेज होगा कि बुक को भी देख के समझना है कि कहाँ कौन सा वर्ड कैसे लिखना है।
बाकी हम तो हर एक चीज़ को बोल ही दे रहे हैं, वो समझना है। एग्जाम में इतना शॉर्ट में नहीं बनाना। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिटरमिनेंट से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स होता है एग्जाम में। तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमको स्टेप वाइज लिखना है। जैसे ये लिखते समय यहाँ पे पहले कितना लिखा हुआ था, 2b लिखा हुआ था, प्लस कर दीजिए। तो जब 2b को इससे रिप्लेस किया जा रहा है तो उसके लिए एक स्टेप बढ़ाया जाएगा। उसके बाद वाले स्टेप में इसको लिखना है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट 0 नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इफ एनी रो ऑफ द डिटरमिनेंट इफ ऑल each element of any row of a determinant is 0 then the value of the determinant is 0। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा, बाकी आप लोग एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से क्वेश्चन करिए, सबसे सॉल्व हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है क्वेश्चन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन। Without expanding, prove that 1 1 1 1 1 plus x 1 1 1 plus y पूरे का आंसर होगा x plus y। ये प्रूव करना है। अच्छा, इस पूरे का आंसर हमको x प्लस वाई, 1 मिनट मिला लेते हैं, क्वेश्चन नहीं है सेम क्वेश्चन है। अच्छा, इस पूरे का आंसर हमको x वाई प्रूव करना है। साथ साथ क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि हमको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है। एक्सपेंड नहीं करना इन द सेंस कि हमको सिर्फ प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टी कैसे लगा सकते हैं? एक तो चीज़ हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का। उसके अलावा हमको ये भी मालूम है कि अगर किसी भी रो का हर एक एलिमेंट 1 हो या किसी डिटरमिनेंट का हर एक एलिमेंट 1 हो, सॉरी किसी कॉलम का हर एक एलिमेंट 1 हो, तो किसी 2 एलिमेंट को 0 बना देना है। और वो 0 कैसे बनेगा? किसी एक एलिमेंट की हेल्प से। जैसे यहाँ पे 1 1 1 लिखा हुआ है, अगर हम इसको और इसको 0 बनाएंगे तो 0 बनेगा कैसे? इसको इसमें से माइनस कर दें और इसको भी इसमें से माइनस कर दें। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि रो 2 में से ये कॉलम 2 में से कॉलम 2 में चेंज किया जा रहा है। और चेंजिंग क्या है? कॉलम 2 में से घट रहा है कॉलम 1। एंड साथ साथ हम 2 ऑपरेशन को एक ही बार कर सकते हैं, लेकिन नाम का ये भी रूल है। कॉलम 3 में से कॉलम 3 में भी चेंज किया जा रहा है और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस किया जा रहा है। तो क्योंकि कॉलम 1 में कोई भी चेंज नहीं किया जा रहा है, न यहाँ पे न यहाँ पे, तो उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस किया जा रहा है, तो 1 में से 1 माइनस होकर 0 देगा। इसमें से ये माइनस होकर x देगा, इसमें से ये माइनस होकर 0 देगा। वैसे ही कॉलम 3 में भी चेंज हो रहा है, और चेंज क्या हो रहा है? कॉलम 3 से कॉलम 1 को माइनस किया जा रहा है। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से ये माइनस होगा तो 0, और इसमें से ये माइनस होगा तो सिर्फ y हो जाएगा। समझे? अब हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो एक्सपेंड कर दे इसको। अब एक्सपेंड कर सकते हैं विदाउट, मतलब लास्ट में एक आध स्टेप ऐसा होगा जहाँ पे हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा। विदाउट एक्सपेंशन का ये मतलब होता है कि हमको पहले प्रॉपर्टीज लगाना है, जितना छोटा हो सके क्वेश्चन उतना करना है, और लास्ट में अगर एक स्टेप एक्सपेंड करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। क्योंकि अगर आंसर तभी आएगा जब आप एक्सपेंड करते हैं तब, लेकिन एक्सपेंशन लास्ट में जाकर करना है, स्टार्टिंग में। अगर हम इसको एक्सपेंड करें अलॉन्ग दिस, अगर इसकी लॉन्ग एक्सपेंड करें, यहाँ लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट लॉन्ग कॉलम 1, इस कॉलम 1 की लॉन्ग इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। तो पहले तो 1 लिखा है और 1 के लिए ये चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे एक्स वाई माइनस का 0, और चूंकि ये 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ -0 कुछ भी हो और +0 कुछ भी हो, आंसर 0 ही आएगा।
मतलब आंसर कितना आ गया x1, जो कि हमको प्रूफ करना था। ठीक है, so that x y z x square y square z square और y plus z z plus x and x plus y equals to में x minus y into y minus z into z minus x into में x plus y plus z, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो अब हमको ऐसा लाना है, मतलब ये देखना होगा। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा बड़ा करते जा रहा है। पहले तो आसान क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा बड़ा करते जा रहा है। बड़ा करने का सेंस थोड़ा सा टफनेस बढ़ते जा रहा है, लेकिन है तब भी बहुत आसान। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे पास डिटरमिनेंट का, तो हमेशा हमको देखना है कि RHS में क्या लिखा हुआ है। फिर सेकेंड स्टेप में ये सोचना है कि RHS में जो भी टर्म लिखा हुआ है, क्या कोई ऐसा टर्म है जिसको कि यहाँ से लाया जा सकता है। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे y प्लस जेड लिखा हुआ है, और y प्लस जेड x के बिना इनकम्प्लीट है। इसमें अगर x ऐड कर दें तो हमको x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। इसमें अगर y ऐड कर दें तो x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। इसमें अगर z ऐड कर दें तो हमको x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। अच्छा, इसमें z कहाँ से मिलेगा? तो ऊपर से। y कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। x कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। तो हम क्या करते हैं कि ये जो रो 3 है, रो 3 को चेंज कर देते हैं, और चेंजिंग क्या होगा, रो 3 में ऐड किया जा रहा है रो 1 को। ऐसा करने से कितना, अच्छा रो 3 में सिर्फ चेंज हो रहा है, रो 1 में चेंज नहीं हो रहा है। तो रो 1 ऐसे ही रहेगा, x y एंड z, और फिर ये जो कि इसमें ऐड हो रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, ये इसमें ऐड हो रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, ये इसमें ऐड हो रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। इस जेड को y को यहाँ पे ले लेते हैं, जेड को यहाँ पे, और बाकी चूंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको। और इसके बाद अभी दिख रहा है कि मेरे पास ये जो रो 3 है, इसका हर एक एलिमेंट सेम है, हर एक एलिमेंट सेम है, तो ये सब में से कॉमन हो सकता है। मतलब हर एक में से अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लें तो ये सब कितना हो जाएगा, 1 1 1। इसका मतलब मेरे पास ये आ चुका है, ये आ चुका है। अब इसका वैल्यू किसी तरह से हमको ये आ रहा है। अब बताया हुआ है कि किसी भी रो का तीनों एलिमेंट 1 हो तो हमको किसी दो एलिमेंट को 0 बनाना है। और 0 बनाने का मतलब क्या होगा, 0 कैसे बनाएंगे, तो किसी एक को पकड़ के बाकी दो में से माइनस कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इस रो 1 को रो 2 से माइनस कर देते हैं। तो जब ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये बाकी आप लोगों को एग्जाम में डिटेल में लिखना है। रो 2 में से, सॉरी कॉलम 2 में से, कॉलम 2 में से कॉलम 2 में चेंज किया जा रहा है, और चेंज क्या है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को घटाया जा रहा है। साथ साथ कॉलम 3 में भी चेंज किया जा रहा है, और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस किया जा रहा है। ये स्टेप समझ में आ रहा होगा सबको। क्योंकि बोर्ड पे ज़्यादा स्पेस है नहीं, तो इसको यहीं पे रखते हैं। 1 में से 1 माइनस हुआ 0, इसमें से ये माइनस हुआ तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से ये माइनस हुआ तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा। फिर इसमें से ये माइनस हुआ तो जेड माइनस एक्स, इसमें से ये माइनस हुआ तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब तीनों 1 1 1 था तो हम किसी दो को 0 बनाए, और जब दो 0 बन गया तो हम बस इसको इसके लॉन्ग ओपन कर देंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में ही डिटरमिनेंट की जो सबसे स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज था उसमें ये बताया गया था कि डिटरमिनेंट का वैल्यू हम कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही खोलें, ऐसे भी खोल सकते हैं, ऐसे भी खोल सकते हैं। मेरा मन करे डायगोनल के लॉन्ग भी खोल सकते हैं, इसको किधर के लॉन्ग भी खोला जा सकता है, बस साइन का ध्यान रखना होता है। इसके लिए कौन सा साइन होता है, प्लस माइनस प्लस। ये तो स्टार्टिंग में लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये स्टेप करने के पहले लिखना होगा एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट लॉन्ग रो 3, यहाँ पे लिखाएगा 1, और जब हम लोग 1 लिखेंगे यहाँ पे 1, तो 1 के लिए ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, बच जाएगा ये पूरा, ये लिखाएगा y माइनस एक्स
इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट कर देते हैं, माइनस ये इंटू ये, मतलब जेड माइनस एक्स इंटू में वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर। लेकिन अभी भी पूरा आंसर नहीं आया है। अब इस स्टेप को यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से ठीक है। अब इसको खाली सॉल्व करना है हमको। यहाँ पे दिख रहा होगा जेड माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी बोल सकते हैं। मतलब इसको हम लोग जेड माइनस एक्स इंटू में जेड प्लस एक्स हो सकते हैं। और वैसे ही इसको हम लोग सोच सकते हैं, पता नहीं ये पूरे वीडियो में आ पा रहा होगा कि नहीं, नीचे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। जो भी लोग का थोड़ा सा मैथ स्ट्रॉन्ग होगा वो लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह कॉमन क्या है। पहले तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड है मेरे पास, और इस ये टर्म और ये टर्म में से वाई माइनस एक्स यहाँ से कॉमन है, यहाँ पे वाई माइनस एक्स लिख देते हैं। और जेड माइनस एक्स यहाँ भी है, जेड माइनस एक्स यहाँ भी है, तो दोनों जगह से जेड माइनस एक्स कॉमन हो गया। तो यहाँ पे बच जाएगा जेड प्लस एक्स माइनस, यहाँ से ये कॉमन हो चुका है, इसमें से वाई माइनस एक्स कॉमन हो चुका है, तो बच जाएगा वाई प्लस एक्स। और ये एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में ये है। अच्छा इसको हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई, मतलब माइनस कॉमन हुआ, इसको जेड माइनस एक्स ही बोलते हैं। और यहाँ बचा हुआ है जेड माइनस वाई, इसको लिख देते हैं वाई माइनस जेड। जब जेड माइनस वाई को वाई माइनस जेड लिखते हैं तो यहाँ से भी माइनस आया, वाई माइनस एक्स को एक्स माइनस वाई लिखते हैं तो यहाँ से भी माइनस आया, तो ये माइनस ऑलरेडी बैलेंस होकर प्लस हो गया, जो कि इसके बराबर होगा। इस तरह से प्रूफ किया जाता है इसको। एक लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद आप लोग 10 क्वेश्चन कम से कम बुक से देख के जरूर बना लीजिएगा, तभी जाके सीख पाइएगा। नहीं तो ऐसे बताने से कोई फायदा नहीं है, हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। ये बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए, पता नहीं क्वेश्चन से लिखा हुआ है कि नहीं, हो सकता है माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी एंड 3c। इसको प्रूफ करना है 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा सेम प्रोसेस सोचना कैसे है, सेम प्रोसेस जैसे लास्ट क्वेश्चन सोचे कि जब भी दोनों तरफ कुछ न कुछ लिखा हुआ हो, जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में इधर 0 आता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, लेकिन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा डिटरमिनेंट का कुछ प्रूफ करना रहेगा। तो हमको हमेशा आरएचएस में देखना है कि आरएचएस में जो लिखा हुआ है उसमें जो भी टर्म्स है, क्या मैं वो टर्म इस एलएचएस से ला सकता हूँ, कुछ ऑपरेशन लगा के, वो 6 प्रॉपर्टी लगा के। जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कैसे आ सकता है। ये सोचना होगा कि अगर इसमें इसको और इसको ऐड कर दें, फिर आपके मन में वही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपको तो पहले से पता होगा या आपका तो पहले से पढ़ा हुआ होगा, हमको कैसे आएगा। तो आपको आएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे मतलब देखते देखते समझ में आएगा, फिर 4 क्वेश्चन बनाइएगा तब और अच्छे समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए, इसको और इसको इसमें ऐड कर दें, मतलब रो 1 में ऐड किया जाए, इस रो 1 में, सॉरी बार बार गलती लिखा जा रहा है, कॉलम 1 में कोई स्टूडेंट होगा जिसके मन में आ रहा होगा कि हम इस दोनों को भी अगर इसमें से घटा दें तब भी हमको ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। कैसे, अगर हम 3a में से घटा दें इसको माइनस बी प्लस ए और इसको माइनस सी प्लस ए को जोड़ के, माइनस बी प्लस ए और माइनस सी प्लस ए को जोड़ के, ये ए 2 है, 2a इसमें से घटा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी और माइनस माइनस प्लस सी। तो ये भी कोई गलती नहीं है, दोनों सही है, कोई जरूरी नहीं कि जो स्टेप जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे वही सही हो, और भी मेथड हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन को बनाने का। यहाँ पे हम लोग करके आ रहे हैं कॉलम वन में ऐड कर रहे हैं,
कॉलम 2 को प्लस कॉलम 3 को, इसमें इसको ऐड किया जा रहा है। ऐड करने से क्या हो जाएगा, 3 में ऐड करना है इसको, तो ऐड होने से a 2a इसमें से घट के कितना हो जाएगा, a प्लस का b प्लस का c। सेम इसमें इसको मतलब तीनों को अगर एक साथ ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कि ये तीनों को ऐड करने से a प्लस बी प्लस सी कैसे हो रहा है, तो बहुत ही आसान है। आपके घर में आपके छोटे भाई बहन होंगे जो 5th 6th या 7th में पढ़ते होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा, वो लोग बता देंगे। ठीक है, और फिर इस तीनों को अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और बाकी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं, a प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी एंड 3c। इस तरह से इसको कॉपी कर देंगे। अब इस तीनों में से क्योंकि तीनों सेम लिखा हुआ है तो हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, 1 1 1 बन जाएगा, और यहाँ पे लिखा जाए a प्लस बी प्लस सी। और जब किसी कॉलम का 3 एलिमेंट 1 बन जाए तो हमको किसी 2 को 0 बना देना है। 0 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस कॉलम 1 को कॉलम 2 से भी घटाएंगे और कॉलम 1 को कॉलम 3 से भी घटाएंगे। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। 3b में से इसको माइनस करना है, 3b में से माइनस करना है माइनस a प्लस बी को, तो 3b में से घटेगा b तो 2b हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस a। इसका मतलब ये बन जाएगा 2b प्लस a, और इसमें से इसको घटाना है, मतलब माइनस बी प्लस सी में से घटाना है माइनस ए प्लस सी को, तो ये माइनस सी इसको काट देगा और ये प्लस ए हो जाएगा, मतलब ये पूरा चेंज हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, अब 3c में से इसको घटाना है, 3 में से घटाना है माइनस ए प्लस सी को, तो ये माइनस सी इसमें से घट के 2c और ये प्लस का ए हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 2c प्लस ए, और ये 1 में से 1 घट के कितना हो जाएगा 0। इससे ये होगा कि अगर हम इसको अब कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग लॉन्ग कॉलम 1, तो ये a प्लस बी प्लस सी इंटू, जब हम कॉलम 1 की लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 को तो लिखना जरूरी नहीं है, मतलब हमको सिर्फ इसको लिखना पड़ेगा। यही फायदा होता है कि जब 3 1 बन चुका है तो हम किसी 2 को 0 बना दें। 0 बनाने से जब उसकी लॉन्ग ओपन करते हैं तो हमको ये दोनों को लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में, मतलब सिर्फ कितना लिखा रहा होगा यहाँ पे 1 इंटू ये, मतलब 2b, अच्छा 1 भी लिखने की जरूरत नहीं, 2b प्लस ए इंटू 2c प्लस ए माइनस का ये इंटू ये, मतलब a माइनस बी और ये b माइनस सी। ठीक है, बाकी सबको अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन आता होगा। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो है यहाँ पे लिखा होगा ये सेम ये वाला टर्म दे रहा होगा, मतलब ये ओवरऑल कितना बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। टाइम पास करने से कोई फायदा है नहीं कि इसको भी करके दिखाए, वो 7th क्लास का है ना। ये समझ में आ गया होगा सबको। तो ये जो भी 6-7 क्वेश्चन बनाया गया बताया गया, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। बुक का एक्सरसाइज पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा।